नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है पंजाब। देखिए, पंजाब हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पंजाब पहली बात तो विभाजन के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला इलाका था। क्योंकि आज आपके लिए पंजाब इतना सा है, लेकिन पहले ये थोड़ा और बड़ा था। लेकिन इसका जो वेस्ट हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया। क्यों? क्योंकि वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी। देखिए, पंजाब के लिए एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो शुरुआत से काम कर रही है, ठीक है, लेकिन बदनाम फिर भी है, जिसको हम कहते हैं अकाली दल। अकाली दल जो है 1920 से ही पंजाब वाले क्षेत्र में एक्टिव है। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब एक प्रॉपर स्टेट बना। उसके अलावा ये चीज याद रखिएगा, जिस समय विभाजन हुआ था हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल रहा था, पाकिस्तान मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल रहा था। ठीक इसी तरह इसी अकाली दल ने सिखों के लिए सिखिस्तान की बात भी करी थी, लेकिन उसे सीरियस नहीं लिया गया। उसके बाद 1966 में जब ये पहली बार बना तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शंस हुए। 1967 में इन्होंने अकाली दल ने सरकार का हिस्सा बनाया। और याद रखना, पहली सरकार जो बनी थी यहाँ पर गठबंधन की थी, जिसे पीयूएफ का नाम दिया गया था, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। उसके साथ साथ अकाली दल ने पंजाब के लिए इतना कुछ किया, ठीक है, लेकिन अकाली दल बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, इसे गठबंधन में सरकार में घुसना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पंजाब के अंदर इंदिरा गांधी का इन्फ्लुएंस बहुत था, वो किसी भी सरकार को गिरवा दे रही थी। आप ये देखो कि दो बार इलेक्शन हुए, दोनों बार सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, तो केंद्र का इंटरफेरेंस था। दूसरी तरफ सिख समुदाय भी जो था वो बाकी धर्मों की तरफ बट गया था, तो वो अकाली दल को खास सपोर्ट मिल नहीं रहा था। और तीसरी बात कि जो पंजाब में आए हुए लोग थे, पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, इनको ज्यादा कुछ खास सपोर्ट पता नहीं था अकाली दल का, कि अकाली दल ने पंजाब के लिए क्या क्या किया है। ये 3 ऐसे कारण है जिसकी वजह से अकाली दल को कुछ ज्यादा खास सपोर्ट नहीं मिली। इतना कुछ करने के बाद भी अकाली दल को गठबंधन में ही सरकार चलानी पड़ी। उसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। देखिए, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ये बहुत अच्छा लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझिएगा, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था कि सिखिस्तान के नाम पर अकाली दल भड़काया जा रहा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां वो लगातार बिगड़ती जा रही थी कि केंद्र सरकार वहां पे इंटरफेयर कर रही है, सरकार नहीं चलने दे रही सब कुछ। तो हुआ क्या, इसी अकाली दल ने एक प्रस्ताव बनाया। और इस प्रस्ताव में क्या कहा गया कि जी देखिए, पहली बात तो हमें क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, यानी कि हमें भी हमारे क्षेत्र को भी विशेष अधिकार थोड़े से दिए जाएं। दूसरी बात, यहां पर केंद्र और राज्य, स्टेट और सेंटर दोनों की लिमिट्स डिफाइन करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार हमारी सरकार गिरा क्यों रही है, ठीक है, इनकी लिमिट्स डिफाइन की जाए। लेकिन विवाद कब हो गया, जब इस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम पर अकाली दल के ही कुछ नेताओं ने, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने खालिस्तान जोड़ दिया कि नहीं जी, हमें तो खालिस्तान चाहिए, हमें भारत में रहना ही नहीं, हमें अलग होना है। तो ये खालिस्तान जैसे ही आया, ये विवाद का मुद्दा बन गया। और ये विवाद होने की वजह से इस प्रस्ताव को थोड़ा सा अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में देखा जाने लगा। यानी कि पूरे देश की नजर में ये हो गया, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ अलग सिख राष्ट्र बनाने के लिए है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। और ये जो सारा कुछ हुआ, ये वर्ष 1973 में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा आगे बात करें, सबसे पहले तो हिंसा के चक्कर की अगर हम बात करें तो अकाली दल पहले तो आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर रहा है, लेकिन 1980s आते आते 1980s आते आते स्थिति ये बन गई कि जी अब यहाँ का जो कंट्रोल है कुछ एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चला गया है, कुछ चरमपंथियों के हाथ में चला गया है। अब जो ये चरमपंथी थे बेसिकली थोड़े से वायलेंट थे, ये जितने भी लोग हैं थोड़े से वायलेंट है। और इन्होंने क्या करा कि इसमें एक नाम भी आता है आपका, भिंडेरवाला करके एक व्यक्ति था, उसने कांग्रेस के सपोर्ट से अपना उदय किया, लेकिन बाद में वो कांग्रेस के लिए थ्रेट बन गया, भिंडरावाला जिसे हम कहते हैं। अब उसने क्या करा कि उग्रवाद को सपोर्ट किया, इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया। अब इसमें क्या था कि कुछ आप मिलिटेंट कह लीजिए, ऐसे लोग जो अपने ही देश के लिए खतरा है, ऐसे लोगों को सपोर्ट दिया। और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना केंद्र बनाने वहीं पर बैठ के ऑपरेट करने लगा। और ये चीज कोई साधारण मामूली मिलिटेंट नहीं थे, ये सब सिर्फ और सिर्फ वेपन्स के साथ बैठे हुए ऐसे लोग। उसके साथ साथ इन्होंने क्या करा कि जैसे ही खबर ये इंदिरा गांधी के पास पहुंची कि यार इस तरीके से पंजाब के अमृतसर में श्री गोल्डन टेम्पल में इस तरीके से कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं जो खतरा है, तो इंदिरा गांधी ने बिल्कुल तेजी में एक्शन लिया और उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये चीज याद रखिए, यही आगे चलकर इंदिरा गांधी की मृत्यु का कारण भी बना, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च हुआ, इसका एक ही उद्देश्य था कि जो भिंडरावाला और उसके साथ जो लोग गोल्डन टेम्पल में बैठे हुए हैं इनको हटाना, क्योंकि ये खतरा है, मिलिटेंट्स है। उसके साथ साथ जब ये कार्रवाई हुई, रातों रात एनएसजी कमांडोज भेजे गए, सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, वहां लोग मारे गए। अब एक धार्मिक स्थल पर
इतनी ज्यादा हिंसा होना और सिख धर्म के श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होना, ये सब सिख धर्म को या उनके लोगों को अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने बदला लेने की बात करी और वहीं से पंजाब के लोगों के साथ बाकी भारत के संबंध बिगड़ गए, खासतौर पर भारत सरकार के संबंध बिगड़ गए। अभी इस कार्रवाई का विरोध करने लगे पूरे के पूरे सिख समुदाय के लोग, जिसकी वजह से भाई अब एक ना एक दिन बदला लिया जाएगा। और इसी का परिणाम था कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उसी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी। और ये ऐसा नहीं कि स्थितियां ठीक हो गई, आगे चलकर स्थिति और बिगड़ी, जिसके चक्कर में आप ये देख लीजिए कि आगे चलकर जबरदस्ती सिख समुदाय से उठाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाना पड़ा, जिनको एक टाइटल भी दिया जाता दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो पंजाब समझौता, ठीक है, पंजाब एग्रीमेंट। बेसिकली ये इसको आप राजीव गांधी और लौंगेवाल समझौता भी कहते हैं। लौंगेवाल भी सेम अकाली दल से ही थे। अब एक चीज समझिएगा, राजीव गांधी का जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम समझौतों में ही गुजरा है, कभी पंजाब में, कभी असम में, कभी कहीं इस तरीके से। अब होता क्या है कि भारत के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद अगले इलेक्शन लड़ते हैं और रिकॉर्ड तोड़ 415 सीटों के साथ जीतते हैं। अब स्थिति ये थी कि जुलाई में इनको समझौता करना है। हरचंद सिंह लौंगेवाल जो अकाली दल के नेता, राजीव गांधी पीएम ऑफ इंडिया, उनके बीच में समझौते होने थे। अब जो ये समझौते हैं इसमें था क्या, सबसे पहली चीज पंजाब और हरियाणा क्षेत्र, इनका जो सीमा विवाद है, इनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसके लिए एक अलग से आयोग बनाया जाए जो सॉल्व करेगा। इसमें एक्सेप्ट किया गया था कि चंडीगढ़ क्षेत्र पंजाब के हिस्से में ही दिया जाएगा, लेकिन बाद में ये शर्त पूरी नहीं हुई है। उसके बाद पंजाब में जो विशेष सुरक्षा बल लगाया गया था, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसको हटाने की बात करी गई। पंजाब में जितने भी लोग उग्रवाद से प्रभावित थे, जितने भी लोग मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, जिनका नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई करी जाए। और लास्ट में इस समझौते को अमन और शांति के लिए यानी कि एक पीसफुल समझौते के रूप में स्थापित करने की बात रखी गई, जिसकी वजह से ये इसको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिला। लेकिन जो ये अकाली दल, इसी के कुछ चरमपंथी लोग थे, जो भिंडर वाला व्यक्ति था, उसके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने बाद में इन्हीं हरचंद सिंह लोंगेवाल को गोली मार दी। तो स्थिति बहुत बिगड़ती गई थी इन चीजों को लेकर। उसके अलावा पूर्वोत्तर पे अगर हम आए, पूर्वोत्तर भारत जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको इतनी वैल्यू मिलती नहीं है। अगर आप देखोगे तो पूर्वोत्तर जो है 7 राज्य मेन आते हैं, 7 बहनों का राज्य भी बोला जाता है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये सब शामिल है। तो अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पर पूरे भारत की 4% पॉपुलेशन है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट होता है और इसकी एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, इन सब के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, भूटान वगैरह के साथ भी। तो इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी इस पूर्वोत्तर के पास उतना डेवलपमेंट नहीं है, ना आज है ना पहले कभी था। ठीक है, इसकी स्थिति ऐसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। 3 समस्याओं को अगर हम बात करें, पहली है स्वायत्तता की मांग, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, दूसरी है अलगाववादी आंदोलन और तीसरे है बाहरी लोगों का विरोध। ये 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जो पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट को परेशान कर रही है, पहले भी और आज भी। उसके साथ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्वायत्तता की मांग, तो इसके लिए पहले आपको एक लाइन याद रखनी होगी कि मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा जो आज नॉर्थ ईस्ट है वो असम के अंदर, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर। अब अगर इन दोनों को हम छोड़ दें, पूरा एरिया क्या था, असम था, लेकिन यहाँ पर वैसे लोग नहीं थे, यहाँ पर ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जनजातीय लोग थे। अब इनके ऊपर जबरदस्ती असम का कल्चर थोपा जा रहा था। अब ये जितने भी लोग थे जिनको असम का कल्चर नहीं पता था, इनका मानना क्या था कि भाई हमारे साथ ऐसा मत करो, हमारे ऊपर असम की लैंग्वेज और असम का कल्चर जबरदस्ती मत थोपो। जब जबरदस्ती असम की सरकार इनके ऊपर थोपती जा रही थी, इम्पोज कर रही थी, तो इन्होंने क्या करा, अपने आप को बचाने के लिए, अपने संरक्षण के लिए इन्होंने एक सेपरेट स्टेट की मांग कर दी और अपने लिए ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम क्या था, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन। और 1960 में जाकर ये कन्वर्ट हो गया ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस, इस तरीके से। तो यहाँ पर पहली चीज स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब है विशेष अधिकार। तो विशेष अधिकार की मांग करी किसने, जो गैर असम के लोग थे, जिनको असम का कल्चर और भाषा नहीं आती थी। और उन्हीं लोगों ने अपनी एक पार्टी भी बनाई, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, और दूसरी तरफ इसका नाम आगे चलकर क्या हो गया, ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट रहता है हमारे पास अलगाववादी आंदोलन। देखिए, अलगाववादी आंदोलन के आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक रहता है आपका मिजोरम और एक नाम याद रखिएगा नागालैंड। पहले मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम जो है 1959 तक क्या था, असम का ही हिस्सा। अब हुआ क्या, इसको मिजो हिली रीजन कहा जाता था, मिजो पर्वतीय क्षेत्र।
यहाँ पर पड़ा अकाल, और जो असम की गवर्नमेंट थी उसने बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं करी, जिसकी वजह से ये जो मिजो पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे ये बुरा मान जाते हैं। और बुरा मान जाने के बाद इनकी स्थिति सिर्फ और सिर्फ कितनी बचती है कि जी अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। 1966 में 1966 में इन्होंने अपना एमएनएफ नाम से, मिजो नेशनल फ्रंट के नाम से एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप की जो लीड करी वो करी लाल डेंगा ने, जो आगे चलकर मिजोरम के पहले सीएम भी बने। इन्होंने नेतृत्व किया, अच्छी खासी तरीके से आगे बढ़े। इनको पहली अचीवमेंट कब मिली? 1972 में। 72 में मिजोरम पहली बार यूनियन टेरिटरी बना। तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी इसकी हालात कुछ ठीक नहीं हुए। इनको लगा इतनी डिमांड पूरी हो गई है तो आगे भी हो जाएगी। अपना इन्होंने आंदोलन जारी रखा। उसके बाद कि इन्होंने 30 जून 1986 को 30 जून 1986 को मिजो समझौता हुआ। लाल डेंगा जो एमएनएफ का नेता था, राजीव गांधी जो इंडियन पीएम थे, इनके बीच में समझौता हुआ, जिसे आप मिजो समझौता या मिजो अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इस समझौते में क्लियर करा गया कि मिजोरम अब एक प्रॉपर स्टेट बनेगा और डेवलपमेंट फैसिलिटीज यहाँ पे लाई जाएंगी। उसके बाद 1986 में डिसाइड हुआ और 87 में इसको प्रॉपर स्टेट बना दिया गया। और सेम ऐसा ही कुछ नागालैंड में भी चला। नागालैंड का जो नेता था, इसका नाम याद रखिएगा, अंगमी जापू फिजो। ये आपके लिए 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फिक्स वाली चीज है जो पूछी जाती है कि नागालैंड की जो पार्टी है उसका नाम है एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल, और इसका जो नेता था वो था अंगमी जापू फिजो। उसके साथ साथ इन्होंने भी थोड़े से शस्त्र संघर्ष चलाए, सारी चीजें करी, लेकिन इनके साथ ना कभी कोई समझौता हुआ, ना कभी इनके साथ किसी भी तरह की बातचीत हो पाई। आज तक स्थिति वैसी की वैसी है। उसके बाद हमारे पास जो अगला रहता है वो रहता है बाहरी लोगों का विरोध। देखिए, बाहरी लोगों के विरोध को आप असम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पर अवैध प्रवास, इलीगल माइग्रेशन, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और सबसे ज्यादा कब हुआ है? 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के लोगों को इंडिया में आने की परमिशन दे दी थी। सबसे ज्यादा लोग जो आए वो मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट में जाके सेटल हो गए। तो यही चीज थी कि जो असम के लोग थे वो इनसे नाराज थे कि जी ये बाहर से जो दूसरे प्रांतों से आए हुए लोग हैं, ये अप्रवासी हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, इनको हटाओ यहाँ से। क्यों हटाओ? क्योंकि इनकी वजह से हमारा कल्चर खराब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अपना कल्चर यहाँ पे थोपे जा रहे हैं। इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे जो लोकल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है, वो लगातार क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। यानी कि एरिया आपका, लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? कोई बाहर वाला आके। उसके बाद पूर्वोत्तर के लोगों ने इन अप्रवासियों को बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन बता दिया कि अगर असम के लोग बेरोजगार है, क्यों? क्योंकि जो बाहर के आए थे इन्होंने हमारे हिस्से की नौकरियां, रोजगार, सब कुछ हड़प लिया। और बाद में इसको पूरा का पूरा एक आंदोलन बना दिया। अब देखिए 1979 में एक छोटा सा ग्रुप बना जिसका नाम है आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, यानी कि असम के छात्रों का एक संगठन। जो ये पूरा का पूरा संगठन बना, इसने क्या करा कि विरोध करना शुरू किया कि इनको वापस भेजो। आंदोलन चलाया और बाद में आगे चलकर सफल भी हुए। क्यों? क्योंकि बाद में सीधे राजीव गांधी के साथ समझौता होता है, और समझौते में, असम समझौते में ये कहा गया कि 1971 के बाद जितने भी आप्रवासी हैं, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे भारत के दूसरे हिस्से के हो, इन सबको वापस भेजो। और उसके साथ साथ हमारे लिए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आओ, खास तौर पर रोजगार वगैरह, ये सारी चीजें। और अगस्त 1985 में समझौता देखने के लिए हुआ। लेकिन याद रखना, इसमें कुछ ज्यादा कुछ अपडेट नहीं रहा, सारी चीजें बस कागजी पेपर पे थी, बस आगे कुछ नहीं हो पाया। और उसके बाद ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है, इस वाली लाइन से आपका ये पूरा पूरा स्टेटमेंट 6 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आएगा, बिल्कुल फिक्स है। देखिए लाइन क्या कहती है कि असम का आंदोलन सांस्कृतिक और स्वाभिमान, आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। ये लाइन एज इट इज आपके लिए पेपर में 6 नंबर की आएगी। और अगर दिन बुरे चल रहे होंगे तो इसी तरह का सारा ही पेपर आएगा। स्टेटमेंट को याद रखना, चाहे आपसे ये वाली लाइन पूछ ले, चाहे आपसे असम आंदोलन पूछ ले, आपको पूरी की पूरी कहानी बतानी है आप्रवास से लेकर यहाँ तक की। के बाद जो हमारी आगे बात रहती है वो रहती है द्रविड़ आंदोलन साउथ में, जो कि तमिलनाडु में हुआ। बेसिकली था क्या कि 1960 के दशक में दक्षिण भारत में जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, इसका विरोध चालू हो गया। जो हेजिमनी ऑफ ब्राह्मण्स थी, ये पूरी तरह से विरोध करने लग गए, अपोज करने लग गए। और इस विरोध का जो नेतृत्व था वो तमिल के समाज सुधारक वी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया। इनको लोगों ने पेरियार की उपाधि भी दे रखी थी। अब उसके बाद इन्होंने अपनी एक पार्टी भी रखी, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम। ये भी आपके लिए 1 मार्कर में रहेगा फुल फॉर्म में, द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम। अब इन्होंने क्या कहा कि हिंदी को राज्य भाषा आपने क्यों बना रखा है, इसको हटाओ, जबकि यहाँ पर हिंदी बोलने वाले क्या है? कम है। तो जो आज आप देख रहे हो ना आपके देश के अलग अलग हिस्सों में जो हिंदी को लेकर या लैंग्वेज को लेकर
आंदोलन चल रहे हैं, ये कुछ नहीं है, उस जमाने में भी था सब कुछ। उसके अलावा 1965 में इसी हिंदी विरोधी आंदोलन को चलाया गया और बहुत ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी किसकी, डीएमके की। अब देखो एक चीज समझिएगा, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की लोकप्रियता किसी मुद्दे से बढ़ जाती है तो वो पार्टी उस मुद्दे को सॉल्व नहीं करती, उस मुद्दे के साथ खेलती है कि जो लोग बचे हुए हैं वो भी हमारे साथ आके जुड़े। तो यही काम किसने करा, डीएमके ने। मुद्दा सॉल्व नहीं करवाया, खेला इसके साथ और लगे हाथ 4 शिकायतें और जोड़ दी कि जी इसको हमें ठीक करना है। द्रविड़ आंदोलन में याद रखिएगा, पहली बात ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध की बात है, हिंदी के विरोध की बात है। नेतृत्व कौन कर रहा है, आप चाहे ईवी रामास्वामी नायकर कह दीजिए या पेरियार कह दीजिए, बात एक ही है। और पॉलिटिकल पार्टी कौन सी इन्वॉल्व है, डीएमके। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें कि इस डीएमके ने करा क्या या फिर इस द्रविड़ मूवमेंट ने करा क्या, कि ये पूरी तरह से उत्तर भारत का जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको खत्म करने की बात कर रहा है कि नॉर्थ इंडिया का ही सब कुछ क्यों फॉलो किया जाए। उसके बाद दूसरी चीज कि जो साउथ इंडिया का है, इनकी जो रीजनल प्राइड है उस पर जोर दिया गया कि साउथ इंडिया की चीजों को ही हम फॉलो करेंगे। और द्रविड़ जो है बेटा, द्रविड़ इंडिकेटर होता है साउथ इंडिया के कल्चर का। आप चाहे पहले की शैली की बात कर लो, एंशियंट हिस्ट्री में कहीं चले जाओ, साउथ इंडिया की चीजों को हमेशा द्रविड़ नाम से इंडिकेट किया जाता है। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा आंदोलन हुआ, इसकी डिमांड अगर हम देखें, इस डिमांड में पहली बात तो एक रीजनल रेलवे स्टेशन की बात भी है, एक क्षेत्रीय रेलवे स्टेशन जिसका नाम पुल्लाकुड़ी था और इसका बदल कर डालमियापुरम जो है किया जाए वापस। क्योंकि नॉर्मल इनका जो ओरिजिनल नाम है, ये चीज याद रखना, ये इनका ओरिजिनल नाम है डालमियापुरम, और नया नाम क्या था, पुल्लाकुड़ी। तो ये लोग कह रहे हैं कि नया वाला हटाओ, ये जो हमारा ओरिजिनल वाला था ये किया जाए। उसके साथ साथ तमिल स्कूलों का जो सिलेबस है उसमें तमिल की हिस्ट्री को ऐड किया जाए। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी कॉमन है, साउथ में भी ये चलती है, इंडिया में भी, नॉर्थ में भी ये चलती है। इसमें साउथ की कितनी हिस्ट्री है, ना के बराबर। ये लोग कह रहे हैं नहीं नहीं जी, हमारा जो अलग सा सिलेबस रहेगा उसमें तमिल कल्चर के बारे में चीजें होनी चाहिए। और सबसे अलावा शिल्प शिक्षा से संबंधित, क्राफ्ट एजुकेशन से संबंधित चीजों को इसमें ऐड किया जाए। राज्य सरकार गारंटी ले कि क्राफ्ट एजुकेशन जो हमारे लिए कल्चरल सिंबल है वो यहाँ पर ऐड किया जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए बेटा 4 और 6 दोनों में से किसी में भी उठ के आ सकता है। ये अभी आपके प्री बोर्ड में भी आया है। अब देखिए इसमें कहता है क्या है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सबक क्या है, डिफरेंट लेसन्स क्या है, यानी कि जो इतनी भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं ये हुई, आपने इससे क्या सीखा, आप क्या सीखते हैं। और कुल मिलाकर क्वेश्चन भी आपसे ये बोलेगा कि आपके अनुसार क्षेत्रीय आकांक्षाओं के क्या सबक है, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, आप कुछ नहीं होते, आपने भी ढंग से किताब नहीं पढ़ी है, तो आप अपने हिसाब से आंसर मत दीजिएगा। जो बताया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, बस इसी के हिसाब से आंसर दीजिएगा। सबसे पहली बात, आप एक्सेप्ट करिए कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति के बाहर की घटना नहीं है, ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। दूसरी चीज कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को तुरंत दबाने की जगह, मार पीट के खत्म करने की जगह आप क्या करिए, इनके साथ बातचीत करिए, लोकतांत्रिक बातचीत करिए। आप अपनी इच्छाएं रखिए, सामने वाला अपनी इच्छा रखेगा, तो कोई सोल्यूशन निकलेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की वजह से जो पावर शेयरिंग है, जो सत्ता की साझेदारी है, ये थोड़ी सी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की वजह से नए नए पॉलिटिकल ग्रुप राजनीति में आते हैं जिनके साथ पावर शेयर करती है गवर्नमेंट। और उसके अलावा लास्ट चीज कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के जरिए आप क्षेत्रीय इनबैलेंस को या फिर क्षेत्रीय असंतुलन को मैनेज कर सकते हो। यानी कि अगर कोई एक विशेष वर्ग या एरिया जो आपके खिलाफ जा रहा है, आप उससे बातचीत करके आप उसे अपने साथ रख सकते हो। तो इसकी रिवीजन करते रहिएगा और एक बार इसको लास्ट में ओवरव्यू जरूर करिएगा।